नमस्कार। आज हमारे साथ जो विषय पे मंथन करेंगे हम लोग आपस में बैठ करके, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। दो विषय हैं हमारे लगातार, दोनों विषय पर एक विषय अलग से मंथन किया जाएगा। और आज हमारे विषय में मंथन करने के लिए कार्यालय में उपस्थित हैं ऑनरेबल अतिरिक्त जिला जज साहब के रूप में आदरणीय श्री CP सिंह साहब, और उसी क्रम में अधिवक्ता जो प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं कनक शर्मा अनूप शहर से। इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नवीन चंद बिरला जी हैं, और मैं आपके मध्य में लगातार बना ही रहता हूं। तो आज दो विषय हैं हमारे, दोनों विषयों पे मंथन करेंगे। तो दोनों विषयों को जो सामाजिक रूप से जो बाह्य स्थिति से लेकर के क्वेश्चनों के रूप में पुटअप करने के लिए उपस्थित हैं बिरला साहब। उनके दो कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनसे रूबरू होंगे ऑनरेबल कोर्ट साहब, जज साहब, आदरणीय जज साहब एक प्रश्न पर प्रश्नपात करेंगे उनसे श्री नवीन चंद बिरला जी। नमस्कार। बोलो अभी रुक जाए। आदरणीय जज साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सत्र न्यायाधीश के यहाँ जो भी बेल पेंडिंग होती है वो कितने दिन में तय कर देनी चाहिए, और उसका क्या क्या ड्यूटीज़ है जज की कि उसको डिसाइड करने में ध्यान रखना चाहिए। अभी जो वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जो प्रश्न पूछा गया है कि सेशन कोर्ट में बेल कितने दिन में निस्तारित कर देनी चाहिए, इस संदर्भ में सर्वप्रथम तो ये है कि बेल इज़ ए रूल, और बेल इज़ ए रूल क्यों बनाया गया, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कोई भी पर्सन है जब तक कि साक्ष्य उसके साथ कंप्लीट न हो जाए और निष्कर्ष न आ जाए कोर्ट का, तब तक वो इनोसेंट माना जाता है। तो एज ए रूल अगर किसी के खिलाफ कोई भी अगर अभियुक्त को किन्हीं तथ्य परिस्थितियों में बना करके भेज दिया गया पुलिस द्वारा, और जहाँ तक कि पुलिस जो है बायस्ड होकर के भेजती है, तरह तरह के उस पर राजनीतिक दबाव और अन्य तरह के दबाव से करती है, और ये स्थापित है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि उनके जो बयान लिखते हैं वो बिल्कुल सत्य माने जाते हैं, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोर्ट भी नहीं कर सकता, जज भी नहीं कर सकता, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। जो बयान लिखेंगे, और वास्तविकता ये होती है कि जब वो बयान लिखते हैं, जब वो CRPC में जब गवाहों के बयान लिखते हैं तो वो अपने मन से ही लिखते हैं, जैसी FIR होती है वर्बेटम उतार देते हैं। जो मैंने अपने जीवन काल में जितना भी देखा उनकी लिखी हुई, वादी का है बिल्कुल वो थाती थे में भी अंतर नहीं करते। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो क्वेश्चन के रूप में वो जो बताता है वो इतना उसको याद नहीं रहता, तो वो अपने हिसाब से लिखते, तो अपने हिसाब से वो केस को मोड़ भी देते हैं। ऐसी दशा में अगर इनोसेंट माना जाता है, इसलिए जरूरी ये है कि एक लाइफ लिबर्टी है, प्रत्येक आदमी को स्वतंत्रता दी हुई है, तो उसमें वो स्वतंत्र रह करके काम करें। इसलिए ये रूल और सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दिया कि कोई भी बेल एप्लीकेशन पड़ेगी तो उसे बहुत ज़्यादा दिन पेंडिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर इस ज़्यादा दिन पेंडिंग रखेंगे तो एक्यूज्ड इज ए इनोसेंट। और दूसरा रूल, बेल इज ए रूल, और बेल एक देनी चाहिए, ये स्थापित सिद्धांत बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में डायरेक्शन दी कि क्या क्या पोजीशन होगी। तो कुछ मामलों में तो पुलिस को भी डायरेक्शन दी कि वो 41 में दे करके कि इस तरह के मामले हैं, उसमें सेक्शन में स्पष्ट वर्णित है, उन्हें पुलिस के थाने से ही मिल जाएगी बेल, और मिल भी जानी चाहिए, क्योंकि अगर छोटा मामला है और हर एक मामला कोर्ट तक आएगा तो कोर्ट में भी बर्डन बढ़ता है। छोटे मामलों में बेल तो वहां से मिल जाती है। अब रही इसकी के अब इसकी स्थिति रही कि किस तरह से, तो उन्होंने सीधे कह दिया कि 2 महीने में बेल का निस्तारण कर देना चाहिए, पेंडिंग नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि बेल जो है, जो आपके सामने उस समय एट दैट टाइम मटेरियल है, तो एक्सेप्शन कंडीशन में ही वो आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा उनको बेल 2 महीने में डिस्पोजल कर दें, 2 सप्ताह में वो बेल का डिस्पोजल कर दें हर हालत में, जिससे कि किसी की लिबर्टी वो नुकसान वो ना हो, फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए डायरेक्शन भी हैं, इन पर कोर्ट को भी करना चाहिए, और विशेष रूप से पेंडेंसी इस तरह की कभी कभी मजिस्ट्रेट न्यायालय में रखते हैं
तो जिला जज को भी इस तरह का संज्ञान में रखना चाहिए, बीच बीच में मीटिंग लेकर के उनसे रिकॉर्ड मंगा करके कि क्या स्थिति आ रही है, कि कहाँ कहाँ ये सब हो रहा है। तो इन सब परिस्थितियों में बेल हर हालत में डिस्पोजल हो जानी चाहिए। जितनी जल्दी डिस्पोजल होगी, चाहे वो अलाउ हो चाहे खारिज हो, इससे व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। दूसरा सवाल डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा जी से है, क्या सत्र न्यायालय या लोअर कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय बेल एप्लीकेशन को यदि कोई अधिवक्ता नहीं पहुंचता है तो क्या खारिज किया जा सकता है? इस पर प्रकाश डालें। देखिए, बिरला जी का क्वेश्चन बहुत सारगर्भित है और विचरणीय है, और मेरे जितने भी प्रशिक्षु अधिवक्ता या विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं उनके लिए भी बड़ा ज्ञान का सारगर्भित सब्जेक्ट है, बड़ा सारगर्भित विषय है ये, और अध्ययन का भी विषय है ये। विषय है, चाहे बेल हो बिरला साहब, चाहे बेल हो, चाहे रिवीजन हो और चाहे अपील हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो तीनों में अभिनिर्धारित किया हुआ है। कई सारी रूलिंग ऐसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया हुआ है उसमें कि बेल को तो मान्य, अगर जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की स्थिति से देखा जाए तो मुनीष पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में अभिनिर्धारित किया हुआ है। ऑनरेबल जज साहब जो अजय भनोट साहब हैं, हाँ जस्टिस अजय भनोट साहब ने, उन्होंने के द्वारा ही पारित है। एक साइटेशन है 18536 18536/2024। इसमें अभिनिर्धारित किया हुआ है कि कोई भी जमानत याचिका अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज नहीं की जा सकती। इसी प्रकार यदि रिवीजन को और अपील को भी करें तो दोनों को ही कंबाइन करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई सारी रूलिंग हैं ऐसी कि उसमें अभिनिर्धारित किया हुआ है कि यदि डिस्पोज भी करना है तो उसको सुनने के बाद डिस्पोज करेंगे। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अधिवक्ता या उसका पक्षकार उपस्थित नहीं हो रहा है तो उसमें रूलिंग में तो सर्वोच्च न्यायालय वाली में यह कहा गया है कि पहले उसको एक नोटिस जारी किया जाएगा उस संबंधित व्यक्ति के अधिवक्ता को कि आप इसमें आपकी डेट अभिनिर्धारित है, आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। यदि नहीं आना चाह रहे हैं तो उसको गुण दोष के आधार पर, मेरिट पर डिस्पोजल किया जाएगा, ना कि ऑन डिफॉल्ट खारिज किया जाएगा। नॉन प्रेजेंस मीन्स पक्षकार अथवा अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उसे खारिज नहीं किया जा सकता, उसको गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया जा सकता है। तो ये ऐसे आज दो प्रश्नों के उत्तर हम लोगों ने यहाँ पर देखे, जानने का प्रयास किया, और ऑनरेबल जज साहब श्री सीपी सिंह साहब ने बड़े विस्तारित रूप से एक अभी क्वेश्चन को डिफाइन किया कि कितने दिन में सत्र न्यायालय से 2 सप्ताह के अंदर किसी भी रूप से डिस्पोजल होना चाहिए। और एक मुनीष पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में मैंने अभी आपको बताने का प्रयास किया है कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के खारिजा से पहले, सुनने से पूर्व, खारिज करने से पहले खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको गुण दोष के आधार पर निर्णीत किया जा सकता है, ऑन डिफॉल्ट खारिज नहीं किया जाएगा। इन्हीं 2 विषयों पे आज हमने चर्चा की। चर्चा में जो हमारे साथ शामिल रहे उनका मैं हार्दिक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो भी मेरे यहाँ प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जो लोग जिनके लिए अच्छा ये टॉपिक लगे वो अपना ज्ञान ज्ञान अर्जन करें। इन्हीं नई कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक लेता हूँ आपसे विदाई। नमस्कार।